हाँ जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। कहाँ हो गुरुजी? आ जाओ। आ गया भाई, आ गया। अरे आ क्या हो जी कि आदमी एक जंजाल ज़्यादा हो गए। कहाँ रह गए? कहाँ नहीं रहा, आ गया भाई, है ना। आदमी एक हो गया और जंजाल क्या हो गया मेरे बच्चों? ज़्यादा हो गए। अब जंजाल ज़्यादा हो गए तो अरे एक मिनट, पीडीएफ को पूछता हूँ बेटा भी। हाँ जी, अब बच्चों को धमका दिया आज मैंने कि वो देखो, है ना, ये पीडीएफ का अभी चेक कर देते हैं। बढ़िया, मेरा पीडीएफ नहीं आएगी तो गलत बात है ना जी। तो करें मेरे बच्चों शुरुआत, है ना। हम बात कर रहे थे अपने, आ जाओ, हम पढ़ रहे थे अपने पूर्वी मैदान को पढ़ रहे थे, और इस पूर्वी मैदान का सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया था। और पूर्वी मैदान का सामान्य परिचय पढ़ने के बाद नहीं डाली तो उसके कौन डालता है? उसकी डेट मुझे दे दो। कौन डालता है? विशाल को जाके बोल। एक मिनट भाई, मैं इलाज कर देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे? क्लास के 10 मिनट में पीडीएफ नहीं आई ना तो मेरा नाम ही नहीं। हाँ जी, चलो बेटा, इस पूर्वी मैदानी भाग और इस पूर्वी मैदानी भाग का हम लोगों ने किया था उप विभाजन। इसका हम लोगों ने क्या किया था? उप विभाजन। और बेटा मैंने आपको बताया था कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है भाई। अब ये 4 भाग जो है उनकी बात करते हैं कि सर 4 भाग कौन कौन से हैं और क्या क्या था। और मेरे बच्चों, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ भी लिया था। अभी जो बेटा जो बड़ा दिन छोटा दिन वाले, अभी तो उस पर मत जाओ थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी वहाँ से राजस्थान के जो मैप है ना, मानचित्र है, उस प्रारंभिक जो चैप्टर है उससे थोड़ा सा दूर हूँ बेटा, है ना। प्रारंभिक इससे प्रश्न करवा दूंगा, चिंता मत करो। जी आ जाओ भाई। 4 भाग में मेरे बच्चों हम लोगों ने एक तो पढ़ लिया था माही बेसिन, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और एक आता है अपना चंबल बेसिन, ये 2 तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और अब उसके आगे चलते हैं, आगे बढ़े भाई। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ से आता है, एक आगे बढ़े, एक अपने आता है बनास बेसिन की बात करते हैं। एक अपना आ जाएगा मेरे बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से समझाता हूँ, फिर मैं मेरे हिसाब से चित्र बनाऊंगा। आप फिर मेरे हिसाब से बनाऊंगा चित्र कि यहाँ पर ये जिला अपना है राजसमंद। पहले समझना, इस राजसमंद से नदी आती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद शाहपुरा, शाहपुरा के बाद केकड़ी, केकड़ी के बाद टोंक, और टोंक के बाद सवाई माधोपुर। इस प्रकार से बहती हुई और ये नदी आगर जाकर के चंबल में मिल जाती है। ठीक है, ये नदी है अपनी बनास की बात करें, बनास, और इसी को कहा जाता है बनास बेसिन। तो आज नंबर 3 लगा करके आप लिखोगे बनास बेसिन। क्या लिखेंगे? बनास बेसिन। और मेरे बच्चों उसी चित्र को मैं यहाँ पे बना देता हूँ और लिखता रहूँगा। जैसे नदी अपनी यहाँ से निकली, इस प्रकार से नदी बहती है, और इस प्रकार से नदी बहती हुई और आगे जाकर के मिल गई अपने चंबल के अंदर। ठीक है जी, आप चित्र भी बनाना चाहो तो चित्र भी बना सकते हो। ये चंबल हो गई और ये हो गई अपनी नदी बनास नदी। अब क्या हुआ? अब सुनना यहाँ से, है ना। इस बनास नदी की बात करें, जब ये नदी राजसमंद में बहती है तो राजसमंद में इस नदी के द्वारा एक अपर्दित उबड़ खाबड़ निर्जन भूभाग है, और इसे कहा जाता है पिडमांट का मैदान। तो एक तो इस बनास नदी का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं पिडमांट। और पिडमांट जो है
है ना। पिडमांट जो है ये आपके देवगढ़ राजसमंद में है। क्लियर हो गई होगी बात कि इस देवगढ़ राजसमंद का जो क्षेत्र है यहाँ पे नदी के द्वारा अपरदित एक उबड़ खाबड़ भाग है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिडमांट बोलते हैं। परवीन भाई आजा, जोधपुर है ना बेटा। चलो उसके बाद में टेस्ट भी लिया करूं, ठीक है बेटा, इस बार करता हूं जी। उसके बाद मेरे बच्चों आगे गए, उसके बाद इस चित्तौड़ की बात करें, चित्तौड़ से आगे ये भीलवाड़ा, ये तो है आपका भीलवाड़ा, और ये शाहपुरा, और इस शाहपुरा से आगे केकड़ी तक चले जाऊं, केकड़ी तक चले जाएं, ये एक पूरा नदी के द्वारा मैदानी भाग है। और ये जो मैदान है इसको कहते हैं खैराड़ का मैदान। तो और आगे यहाँ से चलें तो मेरे बच्चों इसी नदी के अंदर अपना यहाँ पर स्टार्ट होता है इस प्रकार से, ये एक मैदानी क्षेत्र और है, ये एक मैदानी क्षेत्र और इस बनास नदी के बहाव क्षेत्र में। और ये जो मैदानी क्षेत्र है मेरे गुलगुलो, इसे कहा जाता है खैराड़ का मैदान। इसको क्या बोलते हैं, खैराड़ का मैदान जी, इसे कहा जाता है खैराड़ का मैदान। और ये जो खैराड़ का मैदान है इसका विस्तार अपने भीलवाड़ा में भी है, और इसका विस्तार जो है ये शाहपुरा में भी है, और इसका विस्तार का कुछ हिस्सा जो है वो केकड़ी के अंदर भी है। क्लियर है लाइन, ठीक है। चलो उसके बाद में यहाँ से आगे चलें, आगे चलें। उसके बाद में इसी केकड़ी में लेकर के आगे टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर के और करौली तक ये एक मैदानी क्षेत्र और है। और ये यहाँ पर मालपुरा, इस टोंक में एक स्थान है जिसका नाम है मालपुरा, उसके आधार पर आता है। तो यहाँ पर इसके आगे बढ़े तो मेरे बच्चों इसके आगे ये भी आपका एक मैदानी क्षेत्र है जी, ये भी एक मैदानी क्षेत्र है जो कि बनास नदी के द्वारा बनाया जाता है, और इसे कहा जाता है मालपुरा, मालपुरा करौली का मैदान। इसको क्या बोलते हैं, मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। और मेरे बच्चों यहाँ से बता दूं, इस मालपुरा करौली के मैदान का विस्तार कुछ केकड़ी के अंदर भी है, इसका विस्तार टोंक में भी है, इसका विस्तार मेरे भाई सवाई माधोपुर में भी है, और कुछ विस्तार इसका करौली के अंदर भी है। मतलब ये यहाँ से आ जाता है। अब इसको लिखते हैं साहब जी। अब यहाँ से बात करें तो बनास बेसिन की बात कर रहे हैं। बनास बेसिन, तो बनास बेसिन का विस्तार जो है सबसे पहले आ जाएगा कि एक तो आ जाएगा विस्तार के ज़िले, विस्तार के ज़िले कि भाई कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर इसका विस्तार किया गया है। तो सामान्यतः राजसमंद का भी नाम ले दूँ मैं, एक यहाँ पर मैं भीलवाड़ा का भी कह दूँ, एक मैं यहाँ पर शाहपुरा का भी नाम ले दूँ, एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केकड़ी भी कह देता हूँ, केकड़ी, एक टोंक भी कह दूँ, और एक सवाई माधोपुर और करौली का नाम ले देता हूँ साहब। ये ज़िले हैं कुछ जहाँ पर इस बनास नदी, बनास बेसिन की बात की जाती है। ठीक है जी। अगला यहाँ से आता है कि बनास बेसिन के, बनास बेसिन में 3 भू भाग हैं। इस बनास बेसिन के अंदर 3 भू भाग हैं। दिख गए भाई आपके यहां से 3 भू भाग। जी, बनास बेसिन में 3 भू भाग है, और 3 भू भागों के अंदर एक तो आता है पिडमांट, एक तो कौन सा है, पिडमांट। और पिडमांट की बात करें तो ये आ जाएगा कि देवगढ़ राजसमंद में, देवगढ़ राजसमंद में नदी द्वारा अपरदित निर्जन मैदान। निर्जन का मतलब है ऐसा एरिया जहां पे लोग नहीं रहते। अजमेर नहीं शामिल करेंगे, अजमेर अरावली में शामिल करेंगे।
उसके बाद में दूसरा यहाँ पर आता है खैराड़ का मैदान। खैराड़ का मैदान की बात करें कि यह भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी में नदी मैदान है। और एक आ जाता है आपका मालपुरा, करौली का मैदान। और इसमें लिखे हम बात करें तो एक तो आ जाएगा कि यह केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली तक फैला मैदान है। और एक आ जाएगा कि यह क्षेत्र बजरी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। मतलब इस क्षेत्र में बजरी का उत्पादन जो है ना वो दबा के किया जाता है। ये यहां से आ जाता है जी। उतारो तो इसको एक बार। गंगापुर क्यों नहीं आया? गंगापुर कह भी सकते हो और नहीं भी कह सकते हो। ये नहीं कह सकते कि भाई गंगापुर हम नहीं कह सकते और गंगापुर कह सकते हैं, ऐसा इसके अंदर कोई स्थिति पैदा ही नहीं होती मेरे बच्चे। तो गंगापुर कह भी सकते हो और गंगापुर ना भी कहो, कोई इशू नहीं है। ये दौसा का क्षेत्र नहीं आएगा इसमें। जी 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 पिंकू। ओके भाई महावर जी, कहीं और कुछ जरूरत आवश्यकता है नहीं बेटा। ओके बेटा श्रृंगी जी। बजरी, बाजरा नहीं बजरी जी। चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है ना बेटा? नहीं, जी जी। चलो आगे बढ़ो। हाँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट एक अपना आ जाता है बाण गंगा बेसिन। एक हम किसकी बात करते हैं? बाणगंगा बेसिन जी। बाणगंगा बेसिन की बात करें मेरे बच्चों, इधर से देखो, यहां पर अपनी एक नदी है, जयपुर की बात करें, यहां से नदी निकलती है जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर, डीग से होती हुई, और ये आगे कहाँ चली गई? बनास, आपके यमुना में जाकर के मिल जाती है, आगे जाकर के यमुना में मिल जाती है। ये यहाँ से आ गई कि जयपुर, दौसा, भरतपुर और डीग से बहती हुई आगे चली गई सा, और इसी को लेकर के यहाँ से आता है। तो वही मैं यहाँ से लिखता हूँ बाणगंगा बेसिन। यहाँ से एक मैं चित्र बना देता हूँ। इस प्रकार से नदी हो गई अपनी, और ये आगे जाकर के किस में मिल गई? यमुना के अंदर जी। और ये नदी होगी आपकी बाण गंगा। अब ये बाण गंगा नदी बहती कहाँ पर है? तो मेरे भाई एक तो ये बहती है अपने जयपुर के अंदर, एक ये बहती है अपने दौसा के अंदर, एक ये अपनी बहती है भरतपुर के अंदर, और एक यहाँ पर आ जाएगा आपका डीग। ये यहाँ से है। अब इसके आसपास तो ये बाणगंगा नदी का जो क्षेत्र है,
इसका जो इसके आसपास का ये जो इलाका है हम बात करें, ये भी एक मैदानी क्षेत्र है। ये भी आपका बेटा क्या है, मैदानी क्षेत्र है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको कहते हैं रोही का मैदान। इसको क्या बोलते हैं, रोही का मैदान। इसको कहा जाता है आपके रोही का मैदान कहते हैं। इसको कहा है रोही का मैदान। ये बात यहां से आ जाती है। अब इस बाणगंगा बेसिन की बात करें जी, सबसे पहले यहां से आता है विस्तार के जिले। गुरुजी विस्तार के जिले। अब ये जो 4 नाम मैंने लिखे हैं, इस बात को ऐसे समझना, ये जो मैंने 4 नाम लिखे हैं, इनमें तो ये नदी बहती है, इनमें तो ये नदी बहती है, लेकिन इस नदी का प्रभाव क्षेत्र की बात करें, प्रभाव क्षेत्र का मतलब है, बेसिन का मतलब जहां पे नदी में पानी आने से उस पूरे क्षेत्र के अंदर फायदा होगा, उसकी बात की जाती है। तो यहां पर जयपुर भी है, दौसा भी है, इसके पास ये जो आपका अलवर का इलाका है ये भी है, डीग और भरतपुर। तो ये जो पास पास का इलाका है ये इसके अंदर पूरा आ जाएगा। इसका मतलब है यदि हम बाणगंगा बेसिन के विस्तार के जिलों की बात करें तो इसके अंदर हम बात करेंगे, जयपुर की भी चर्चा करेंगे, इसके अंदर हम अलवर की भी बात करेंगे, यहाँ पर हम भरतपुर की भी बात करेंगे, यहाँ पर हम दौसा की भी बात करेंगे, और एक आ जाएगा आपका डीग, यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट, इस बाणगंगा बेसिन की बात करें तो एक आ जाएगा कि यह बेसिन राज्य में, यह बेसिन राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ बेसिन है, सर्वाधिक उपजाऊ बेसिन है। अब सर्वाधिक उपजाऊ होगा तो वहां पे जनसंख्या भी क्या होगी, ज्यादा। तो एक आ जाएगी कि यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और जहां जनसंख्या होगी वहां पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन भी किया जाएगा साहब। तो एक यहां से आ जाएगा कि यहां सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन, यहां सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन भी किया जाता है। और एक यहीं पर सबसे अधिक औद्योगिक विकास। तो एक आ जाएगा कि यहां सर्वाधिक औद्योगिक विकास भी हुआ है, यहां सर्वाधिक औद्योगिक विकास। जी, ये कुछ चीजें आ जाते हैं इस बाणगंगा बेसिन को लेकर के। कोटपुतली भैरोड वाले इसे कुछ में ना शामिल करते हैं, बाणगंगा वाले में शामिल कर लो ना भी करो, लेकिन क्योंकि वो कोटपुतली भैरोड वाला जो क्षेत्र है वो अरावली के मध्य जो बेसिन वाला पार्ट आता है उसके अंदर है, और वहां पे नदी जो आती है उसका नाम है साबी नदी। तो हम कह सकते हैं कि भाई बाणगंगा बेसिन, साबी बेसिन, तो साबी बेसिन कैसा है। लोकेश तुस्वारा, क्या हुआ बेटा, दीक्षा महावर जी, उतार लो, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ, अब नहीं जाती, लेकिन हमें ये तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, जाती है, पढ़ना तो ये पड़ेगा ना, जाती है।
चलो नमस्ते भाई, डन। ओके, तो ये अपना जो है अगला भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गया और इसका नाम है पूर्वी मैदानी भूभाग। अब आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, ये मैं इसको ऐसे स्विच करूं तो ज़्यादा ठीक आ जाएगा जी। अब नेक्स्ट भौतिक प्रदेश की बात करें और ये अपना आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें, दक्षिणी पूर्वी पठार, इसकी चर्चा करनी है। हाँ, जयपुर ग्रामीण जी, दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करते हैं। एक छोटा सा चित्र बनाता हूँ राजस्थान का, ताकि आदत पड़ जाए आप लोगों को इसके बारे में जी। ये अपना राजस्थान का नक्शा हो गया, फिर मैप में भी बता दूंगा। इस राजस्थान के अंदर दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व का ये जो क्षेत्र है, ये पठारी भूभाग है और इसी पठारी भूभाग को कहा गया है आपके दक्षिणी पूर्वी पठार जी। इसी को कह दिया गया दक्षिणी पूर्वी पठार। इसको मैप में देखें तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका मैप, और इस मैप के अंदर मेरे बच्चों बात करें तो यहाँ से देखो, ये इस प्रकार से ये जो इलाका है, ये जो इलाका है अपना, इस इलाके की बात करें, इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार कहा जाता है। अब इस दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें, एक तो इसके अंदर आ जाएगा कि यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला पठारी क्षेत्र है। यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला पठारी क्षेत्र है। एक तो ये आ जाता है। अगली चीज यहां से आता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें, एक आता है इसके अन्य नामों की बात करें कि भाई इसके अन्य नाम क्या है, अर्थात इस एरिया को और क्या कहा जाता है। तो बेटा इसे एक तो कहते हैं हाड़ौती प्रदेश, एक तो इसको हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है, एक इसे मालवा का पठार भी कहा जाता है, एक इसे दक्कन का पठार भी कहा जाता है, दक्कन का पठार, और एक इसे प्राय द्वीपीय पठार भी कहते हैं। ये चारों नाम इसके आ जाते हैं साहब। हाँ लखन बना लो बेटा जी, ये चारों नाम इसके साथ आ जाते हैं। होगी बात यहां से। अब थोड़ा सा और आगे चले, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है इसके हिस्से की बात करें कि भाई ये किसका हिस्सा है। हिस्से की बात करें कि गुरुजी किसका हिस्सा है, तो हिस्सा आ जाएगा, यदि भारत की बात करें तो भारत के सापेक्ष तो आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। भारत में तो किसका हिस्सा हो गया, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो गया। और यदि ऐसे बात करें कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथीस सागर में, तो बेटा वहां पर हिस्सा आ जाएगा आपके गोंडवाना लैंड। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उतारो इसको, फिर चलेंगे आगे। ये लो,
जी हाँ जी, आगे देखो, दोबारा से वही चित्र बना देता हूं एक, फिर इसके साथ साथ चीजें लिखते चलेंगे, आपको वो नोट्स के रूप में लिख लेनी है। यही सा है दक्षिणी पूर्वी पठार का। नेक्स्ट यहां से आ जाता है कि दक्षिणी पूर्वी पठार की यदि हम बात करें, बताते हैं बेटा राहुल, करते हैं इसके ऊपर चर्चा जी। नेक्स्ट यहां से आ जाता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसके निर्माण में आप लिखोगे ज्वालामुखी के दरारी उद्गार की प्रक्रिया से, दरारी उद्गार की प्रक्रिया से। और ये मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी का उद्गम कैसे होता है, बताया था ना जी। नेक्स्ट इसी की बात करें, एक यहां से आ जाता है इसके हिस्से की बात करें कि भाई इसका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में लगभग हिस्सा कितना है, 6.90% भी आ जाता है या फिर आपके 7% भी आ जाता है। यहां पर हम जनसंख्या की बात करें कि यहां पे जनसंख्या जनसंख्या कितनी पाई जाती है, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10% हिस्सा यहां पर आ जाता है। एक यहां पर आता है यदि हम मिट्टी की बात करें कि मिट्टी कौन सी है, तो यहां पर मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। अब इसको भी याद रखना है, काली मिट्टी की बात करें, कई चीजें याद रखनी है। काली मिट्टी की बात करें, एक तो आता है कि कारण क्या है कि काली मिट्टी पाई जाती है, 1%। तो भाई यहाँ पर काली मिट्टी का कारण क्या है, जी जी जी, ये तो बेटा मैंने बताया था ना ममता जी जी, मेसोजोइक में जी। ओके भाई मोहित, नहीं देंगे टाइम जी। कारण क्या है कि मिट्टी में लोहांश, मिट्टी में लोहे के अंश का मिलना या अंश का होना, क्योंकि यहाँ पर जो चटमिट्टी है यहाँ पर ज्वालामुखी से बना। तो जब वोल्केनो जब आया था, जब नीचे से ज्वालामुखी आया और ज्वालामुखी जब आया और उसके लावे के जमाव से इसका निर्माण हुआ, तो उस ज्वालामुखी के साथ उसके पृथ्वी के भूगर्भ से लोहे की जो मात्रा है वो भी बाहर आई थी, और वही लोहांश इस मिट्टी के अंदर पाया जाता है। और लोहांश की बात करें तो उसका रंग होता है काला, तो लोहांश के कारण। एक आता है काली मिट्टी की बात करें, आ जाता है इसकी हम बात करें कि जल घरण या आप जो भी बोलते हो धारण क्षमता जो है ये अधिक है, जल घरण या जल धारण क्षमता अधिक है। और एक आता है कि इसकी संगठन क्षमता ये भी अधिक है। और एक आता है इसके बारे में कि कपास की खेती हेतु, कपास हेतु सर्वोत्तम है। तो निर्माण कैसे हुआ, हिस्सा, जनसंख्या और मिट्टी की चर्चा हम लोगों ने यहां पे कर ली सब। आगे देखो और आगे चलें, उसके बाद वही दोबारा से एक छोटा सा मैप बना दूं ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि भाई दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग ये है। एक यहां से आ जाता है, इसी की बात करें कि भाई यहां पर वर्षा कितनी होती है, तो मेरे बच्चों यहां पे वर्षा 90 से 120 सेंटीमीटर है। और जब 90 से 120 सेंटीमीटर, तो वर्षा में एक याद रखना कि सर्वाधिक वर्षा आ जाएगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, ये जो है सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। ठीक है साहब। जब वर्षा ज्यादा होगी तो आर्द्रता भी क्या होती है, ज्यादा। तो एक आ जाएगा कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश। और यदि वर्षा ज्यादा होगी मेरे बच्चों, राम राम भाई, हाँ जी, यदि वर्षा ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है
नदियां भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो एक आ जाएगी कि यह सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है। यह सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है। नहीं बेटा संजू बहुत है जी। एक यहां से आ जाएगा, हम बात करें यहां की नदियों को, यहां की नदियों को अस्पष्ट अधर जल प्रवाह में, यहां की नदियों को अस्पष्ट अधर जल प्रवाह की श्रेणी में बांटा गया है। गुजिए अस्पष्ट अधर जल प्रवाह क्या होता है, इसको भी देखो साहब जी। आर्द्रता ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ह्यूमिडिटी जी। अस्पष्ट अधर प्रवाह क्या हुआ बेटा, इस क्षेत्र में इस प्रकार से क्षेत्र है पूरा। यदि हम बात करें तो क्षेत्र पूरा इस प्रकार से है, लगभग इस प्रकार से पूरा क्षेत्र है। ठीक है जी। और इस प्रकार से क्षेत्र है तो जब इस क्षेत्र में बारिश होती है, जब इस क्षेत्र में वर्षा हुई तो नदी यहाँ से एक नाला निकला, यहाँ से भी एक नाला निकलता है, यहाँ से भी एक नाला निकलता है, यहाँ से भी एक नाला इधर से आया, एक नाला इधर से निकला जी। और इस प्रकार से सब नाले मिल करके और ये एक क्या बना दी, नदी। ये नाला निकला ए से, ये नाला निकला बी से, ये सी, ये डी और ई। और ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, ये पूरी एक पहाड़ी है जी। अब यदि मैं यहाँ से पूछूं कि बताओ ये नदी है कि नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अब उद्गम मैं ए स्थान से बता सकता हूँ क्या, नहीं बता सकता। बी स्थान से बता सकता हूँ, नहीं बता सकता। सी स्थान से बता सकता हूँ क्या, नहीं। डी और ई कहीं से नहीं बता सकता, क्योंकि पर्टिकुलर इन स्थानों से न होकर के और इस पूरे क्षेत्र से निकलती है। तो यहाँ पे नदी का उद्गम एक स्थान न होकर के क्षेत्र है, और स्पष्ट नहीं है कि पर्टिकुलर कहाँ से आती है, स्पष्ट नहीं है कि हाँ उस स्थान विशेष से आती है। बस वही बात यहाँ पर आ जाती है जी। तो यहाँ से आ जाएगा, इसका मतलब हुआ कि ये जो क्षेत्र है यहाँ की नदियों को किस में शामिल किया गया है, अस्पष्ट अधर प्रवाह की श्रेणियों के अंदर शामिल किया गया है। ये बात यहाँ से आ जाती है। उसके बाद में एक हम बात करें यहाँ पर वनस्पति की, एक हम बात करें यहाँ पर वनस्पति की बात करें भाई जी। कुसुम वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर सागवान वनस्पति पाई जाती है, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ यहाँ पे जो है आपके चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पे सागवान वनस्पति भी कह सकता हूँ और चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, मैं ये भी कह सकता हूँ। ठीक, चलो और आगे देखो। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें, वही राजस्थान का एक छोटा सा चित्र बना लेता हूँ, और इसके साथ साथ ये आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार। एक यहाँ से आ जाती है चट्टानों की बात करें, चट्टानें कौन सी पाई जाती है, तो बेटा ये तो पक्का है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ। ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चट्टानें कौन सी होंगी, आग्नेय चट्टान। और इस आग्नेय चट्टान के अंदर मैंने शुरुआत में जब अरावली पढ़ाई थी तो बताया था कि सामान्यतः आग्नेय चट्टानों को दो मुख्य रूप से चट्टानों में बांटते हैं। एक तो हम बांटते हैं ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट जो है ये तो पाई जाती है अरावली में, और एक आती है बेसाल्ट, और ये बेसाल्ट पाई जाती है अपनी दक्षिणी पूर्वी
पठार में। इसका मतलब ये हो गया कि भैया चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। या तो एक तो होगा आग्नेय चट्टान होगा, जवाब होगा, या फिर आग्नेय चट्टानों में से बात करेगा तो यहाँ पर कौन सी होंगी, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद में खनिजों की बात करें तो जब चट्टानें आग्नेय हैं तो खनिज कौन से होंगे, धात्विक खनिज। यहाँ पर खनिज कौन से होंगे, धात्विक खनिज की बात करें ये यहाँ पर पाई जाते हैं साहब। ओके भाई, तो यहाँ पे जो है ना खनिज कौन से हो जाएंगे मेरे बच्चों, धात्विक खनिज जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में एक यदि हम बात करें यहाँ पर फसलों की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर व्यापारिक फसलें बोई जाती हैं। व्यापारिक फसलें, क्योंकि यहाँ पर भूमि की उत्पादन क्षमता अधिक है तो व्यक्ति उत्पादन क्षमता अधिक है तो व्यापारिक फसलें बो करके और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाने की बात यहाँ पर करेगा जी। ये बात यहाँ से आ गया। तो व्यापारिक फसलें बोई जाती हैं और इन व्यापारिक फसलों में पूछा जाए कि भैया सर्वाधिक किसको बोया जाता है, तो सबसे अधिक बोया जाता है मसाले। व्यापारिक फसलों में सबसे अधिक यहाँ पर क्या आ जाता है, मसाले जो हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलो एक बात यहां से होगी, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है ना। ये एक भौतिक पर अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। इसे हाड़ौती, दक्कन का पठार, मालवा का पठार भी कहते हैं और ये भारत में प्रायद्वीपीय पठार और यदि वैसे देखें तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। फिर इसका निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्गार की प्रक्रिया से हुआ और यहाँ पे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% हिस्सा है, जनसंख्या 10 है और यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक आर्द्रता है, सबसे अधिक नदियाँ हैं और नदियाँ अस्पष्ट अधर प्रवाह के अंदर आती हैं। और यहाँ पे वनस्पति की बात करें तो सागवान वनस्पति पाई जाती है। चट्टानों की बात करें तो आग्नेय चट्टानें या बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं और यहाँ पे धात्विक खनिजें। और फसलों की बात करें तो यहाँ पर व्यापारिक फसलें जो हैं वो यहाँ पर बोई जाती है। एक बात यहाँ से आ जाती है साहब जी। हाँ जी दहिया जी बोलो, है ना भाई। दीक्षा महावर, हाँ बेटा बोलो दीक्षा जी। स्वरूप पूरा ही कराऊंगा बेटा, चिंता क्यों कर रहा है। अब अगला, यहां तक प्रश्न आएगा तो इस डाटा से आता है, यहां से प्रश्न जो आएगा वो इस डाटा से आता है। लेकिन अब अगला जो मामला आ रहा है वो और भी खतरनाक आ रहा है। अब उसको समझो। क्या हुआ, मैंने आपके सामने यहां पर इस मैप को दिखा रहा हूं, फिर मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा और मेरे हिसाब से आपको बनाने के लिए बोलूंगा। सुन लो यहां से, ताकि ये न हो कि क्या यहां से कहानी आ जाती है जी। अब देखो मेरे बच्चों, ये आपका बूंदी है, कोटा है, बारा है और झालावाड़ है। और ये क्षेत्र पूरा अपने आप में अलग क्षेत्र है। कहीं पर मैदान है, कहीं पे पठार है, तो कहीं पर उबड़ खाबड़ भूभाग है। कहीं पे मैदान इसके अंदर, कहीं पे पठार है, तो कहीं पर इसके अंदर उबड़ खाबड़ है। और इसलिए ये जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठार जो है, दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें, इसका किया जाता है उप विभाजन। इसका क्या करेंगे, उप विभाजन। और ये उप विभाजन वाला चैप्टर जो है ना, यहां से बार बार प्रश्न आता है। नहीं बेटा, जो लिखवा है वही है जी। अब इसके उप विभाजन की बात करें और मेरे बच्चों, इसका उप विभाजन 5 भागों में किया जाता है। इसके उप विभाजन की बात करें वो कितने भागों में, 5 भागों में किया जाता है जी। देखो सबसे पहले 5 भाग, ये आपके 12 का पूर्वी भूभाग है। ये आपके 12 का क्या है, पूर्वी भूभाग है। और एक यहां से इसको नंबर दे दिया मैंने 1। और बेटा इसे कहा जाता है शाहाबाद उच्च भूमि। तो एक तो क्या हो गया, शाहाबाद उच्च भूमि, ठीक है।
जी 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 जी। उसके बाद में आपके यहाँ पर इस 12 के अंदर बेटा यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है रामगढ़। यहाँ पर कौन सा स्थान है? रामगढ़। इस रामगढ़ से इस प्रकार से पहाड़ियां हैं, ऐसे इस रामगढ़ से ये पहाड़ियां हैं बेटा पूरी, और ये जो पहाड़ियां हैं इसको दे दिया नंबर 2, इसको नंबर 2 दे दिया भाई। और यदि हम इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां। इसको क्या बोलेंगे? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं इनको भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये याद रखना सब जी। और वो अलग अलग नाम क्या है? तो यहां से मैं एक नाम बना देता हूं। ये कुछ पहाड़ियां हो गई, ये पहाड़ियां हो गई साहब। और ये जो पहाड़ियां हैं बेटा इसे कहा जाता है रामगढ़ की पहाड़ियां। इसको क्या बोलेंगे? रामगढ़ की पहाड़ियां। ठीक है, चलो ये हो गई आपकी रामगढ़ की पहाड़ियां। और आगे चलें, उसके बाद में ये भी पहाड़ियां ही हैं। मैंने कहा ना अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो ये भी कुछ पहाड़ियां हैं। और बेटा इन पहाड़ियों को कहा जाता है बूंदी की पहाड़ियां। इनको क्या बोलेंगे? बूंदी की पहाड़ियां। ठीक है, चलो हाँ भाई। उसके बाद में एक इधर ये कोटा और झालावाड़ में भी पहाड़ियां हैं। और बेटा इन पहाड़ियों को कहा जाता है, ये जो पहाड़ियां हैं इनको कहते हैं हम लोग मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां लिख लें क्या? अभी रुको एक बार, अभी रुको, लिख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी जी। मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में पूछा जाए, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में रामगढ़ की पहाड़ियां भी है, बूंदी की पहाड़ियां भी है और मुकुंदरा की पहाड़ियां भी है। उसके बाद में एक आपका इस झालावाड़ क्षेत्र में देखो, ये एक लंबा चौड़ा भूभाग है जी। इसको लिख दिया मैंने नंबर 3, और इसको कहा जाता है बेटा झालावाड़ का पठार। इसको क्या कह दिया? झालावाड़ का पठार जी। उसके बाद में एक यहां देखो आपके इस कोटा और 12 की बात करें, ये एक विस्तृत मैदानी क्षेत्र है, और इसको मैंने नंबर 4 लगा के लिख दिया ये नंबर 4 लगा के मैंने लिख दिया भाई चंबल मैदान। और एक लास्ट में इस झालावाड़ के ये दक्षिण पश्चिम का भाग है, और इसको लिख दिया मैंने नंबर 5, और ये हो गया आपका गंगधर प्रदेश। अब आप कहो तो मैं इस मैप को हटा दूं जी, और एग्जैक्ट सामने आ जाएगी चीजें।
आ गई क्या? ऐसा क्षेत्र बनेगा सब। शाहबाद उच्च भूमि, अब इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं बेटा। शाहबाद उच्च भूमि ये कहां पर है? पूर्वी बारा। पूर्वी बारा का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है शाहबाद उच्च भूमि। एक याद रखना, यह ये कहें कि यहां कह दूं मैं, यहां सहरिया जनजाति निवास करती है। यहां सहरिया जनजाति निवास करती है। और एक इसके लिख लेना कि इसे काली हांडी क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। हाँ, अब मेरे साथ साथ लिखोगे, आगे यहां से बात। जी, एक रामगढ़ की पहाड़ियां 12 में है। इस रामगढ़ की पहाड़ियों की बात करें तो इनकी आकृति घोड़े के नाल नुमा है। और एक आ जाएगा कि इन्हें हॉर्स सू की पहाड़ियां कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो समझ में आ गई हॉर्स सू की पहाड़ियां क्या है। ठीक है जी। एक बूंदी की पहाड़ियां, ये कहां पर है? बूंदी में। अभी सुनो बात को, डायग्राम भी बनाने दे दूंगा, चिंता मत करो जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार मैप पे इसको समझो। मैप से क्या कहना चाहता हूं, ये अपने बेटा राजस्थान का मैप है, और इस मैप के अनुसार मैं कह दूं इधर से इधर पहाड़ियां बना दूं। ये आपके क्या बना दी मैंने? पहाड़ियां। अब राजस्थान का कोई व्यक्ति इधर से आए तो ये पहाड़ियां बाधा का काम करेंगी कि नहीं? करेंगी। और याद करो, जाओ अपने दैनिक जीवन में, जाओ अपने घर के ऊपर और देखो, क्या जब हम कोई खेत में जाते हैं ना, सब खेत में रहते हैं और खेत के चारों तरफ तारबंदी कर रखी और एक आने जाने का दरवाजा छोड़ रखा है, रास्ता, और उसके ऊपर भी एक झांकी सी लगा देते हैं। इस झांकी को क्या बोलते हैं? आडो। और अपना खेत में कोई आवे, मतलब मारवाड़ी, मैं राजस्थानी भाषा बोल दूँ, मतलब सेकवाटी है मेरी थोड़ी सी, मैं सेकवाटी थोड़ी सी, सगड़ी पूरी है। जब अपना खेत में कोई आवे, जरा आप चिल्ला के कहा, अरे आडो दे के आए नहीं, गाय भैंस जानवर बढ़ जाएगो। समझ गो, खेत में चार दीवारी के बीच से एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे के को ऊपर रोकने के लिए कोई एक झांकी सी लगाई होती थी, उसे क्या कहा जाता है? आडो। उसको क्या कहते थे? आडा। इसका मतलब है कि ऐसी चीज जो किसी को आने से रोकती है उसको क्या बोलते हैं? आडा। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आडा वाली। जी, तो यहां से आ जाएगा कि बूंदी की पहाड़ियों की बात करें, याद रखना, इन्हें आडा वाली कहते हैं। इन्हें आडा वाली कहते हैं साहब। जी, हो गई।
और एक इस बूंदी की पहाड़ियों में कुछ दर्रे हैं। जैसे दर्रों की बात करें, लाखेरी दर्रा, बूंदी दर्रा, जैतवास दर्रा और एक रामगढ़ खटकड़ दर्रा। तो ये 4 दर्रे हैं इसके अंदर कि भाई दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर, दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें, इसके अंदर कौन से दर्रे हैं? तो लाखेरी, बूंदी, जैतवास और रामगढ़ खटदर्रा। और ये कहां पर है? बूंदी की पहाड़ियों के अंदर है। इतना सा चित्र बना लो और फिर हम इसकी बात करेंगे इक्को की। इतना सा चित्र बना लो। और मेरे बच्चों, आज भी मुझे थोड़ा सा, एक बार मैं घर जाके आऊँगा भाई, तो आज हम लोग 3 बजे इसको एंड कर देंगे, है ना। तो आप इसको चित्र बना लो और फिर हम लोग जो है ना, अब इसका ऐसा ही उतार लें और फिर इसके बाद में फिर मैं एक लिखा दूंगा कि मुझे रामगढ़ के बारे में, इनके बारे में कई बातें यहाँ से और भी लिखवानी है। जैसे TAD के बारे में लिखा, टाडा, माडा, इनके बारे में मुझे यहाँ से कई बातें लिखवानी है। ठीक है, तो मेरे बच्चों बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।